1991 यूक्रेन रातों रात दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एटमी ताकत बन जाता है। इसके पास अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज्यादा परमाणु हथियार आ जाते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि उसे ये सारे हथियार किसी और देश को सौंपने पड़ते हैं। आज वही यूक्रेन यूरोप और अमेरिका से टैंकों और मिसाइलों की भीख मांग रहा है। अगर उसके पास परमाणु हथियार होते तो क्या रूस कभी उस पर हमले की हिम्मत करता? शायद नहीं। तो सवाल उठता है कि यूक्रेन के पास इतने हथियार आए कहां से और उसने इन्हें कुर्बान क्यों कर दिया? यह सवाल मॉडर्न टाइम्स के सबसे बड़े पैराडॉक्सेस में गिना जाता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। दिसंबर 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में टूट जाता है। यह सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था, बल्कि सोवियत संघ का परमाणु जखीरा भी 4 देशों में बंट गया। रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान। बेलारूस और कजाकिस्तान ने बिना शर्त अपने हथियार रूस को सौंपने का फैसला किया, जबकि रूस के पास वैसे ही परमाणु जखीरे का सबसे बड़ा हिस्सा आया था। इसके बाद यूक्रेन के पास उसे विरासत में लगभग 2000 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वारहेड्स मिले। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को मिला लें तो यह नंबर 5000 के आसपास पहुंच जाता है। यह जखीरा उस वक्त फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के टोटल न्यूक्लियर वारहेड से भी बड़ा था। पहली नजर में लगता है कि यूक्रेन की लॉटरी लग गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल उसकी हालत ऐसे शख्स की थी जिसके गराज में फरारी खड़ी हो, लेकिन चाबी पड़ोसी के पास हो। उसके न्यूक्लियर जखीरे का कमांड और कंट्रोल सिस्टम मॉस्को के पास था। इन हथियारों को लॉन्च करने के जरूरी कोड्स भी रूस के ही पास थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मारियाना बुजियागिन अपनी किताब इनहेरिटिंग द बॉम्ब में बताती हैं कि यूक्रेनियन साइंटिस्ट के पास इन कोड्स को क्रैक करने की कैपेसिटी तो थी, लेकिन इसमें सालों लग जाते और शायद अरबों डॉलर का खर्च आता। इनके रखरखाव और सर्विसिंग के लिए यूक्रेन पूरी तरह रूस पर निर्भर था। परमाणु वारहेड्स को 10-12 साल में सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, जो रूसी प्लांट्स में ही हो सकता था। मिसाइलों में हेप्टिल नाम का जहरीला और अनस्टेबल लिक्विड फ्यूल भरा था। अगर गलती से लीकेज हो जाती तो तबाही आ सकती थी। यूक्रेन के पहले प्रेसिडेंट लियोनिड क्रावचोक इस खतरे को जानते थे। उनका कहना था कि यूक्रेन अपनी ही मिसाइलों का बंधक बन सकता है और यह स्थिति चेर्नोबिल से भी खतरनाक हो सकती है। सोवियत काल में 1986 में यूक्रेन ने चेर्नोबिल का भयानक परमाणु हादसा देखा था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा माना जाता है, जिसने पूरे यूएसएसआर और यूरोप को रेडिएशन के खतरे में डाल दिया था। यूक्रेन ने अनुमान लगाया था कि उसे इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर सिस्टम बनाने में कोई $200 बिलियन का खर्च आता, लेकिन आजादी के बाद उसे एक बर्बाद इकोनॉमी मिली थी। सरकारी खजाना खाली था और लोगों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। 2 साल के अंदर महंगाई आसमान छू रही थी और फैक्ट्रियां बंद होती जा रही थी। ऐसे में यूक्रेन न्यूक्लियर वारहेड्स पर खर्च करने की सोच भी नहीं सकता था। उसके पास इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का एक ही रास्ता था कि अमेरिका के अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस उसे कर्ज दें। यूक्रेन धर्म संकट में फंस जाता है। अमेरिका ने कह दिया था कि मदद तभी मिलेगी जब वो परमाणु हथियार छोड़ देगा। जाहिर है रूस भी नहीं चाहता होगा कि उसके पड़ोस में कोई नया न्यूक्लियर स्टेट बने। वेस्टर्न कंट्रीज को सबसे बड़ा खतरा लूज न्यूक्स का था कि कहीं हथियार गलत हाथों में न पड़ जाएं। यूक्रेन इस मामले में 2 हिस्सों में बंट गया। एक समझता था कि अगर हथियार रहे तो वे किसी भी तरह की नेगोशिएशंस कर सकते हैं। दूसरे को लगता था कि ये हथियार उन्हें अछूत बना देंगे, जैसा कि आज न्यूक्लियर पावर नॉर्थ कोरिया की हालत है। यूक्रेन ने तय किया कि वो हथियार कुर्बान कर देगा, लेकिन शर्त होगी सिक्योरिटी की पक्की गारंटी। यानी अगर उस पर हमला हुआ तो अमेरिका और रूस उसका बचाव करेंगे। बेरकोवना रादा यानी यूक्रेनी संसद ने जो प्रस्ताव पास किया, उसमें इन हथियारों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी गई। यूक्रेन अपने इतिहास के सबसे जटिल फैसले पर हर कदम सोच समझ कर रखना चाहता था और समझौते से पहले छोटी छोटी बातों का खास ध्यान दे रहा था, जिसमें काफी वक्त लग रहा था। यूक्रेन की तरफ से होने वाली देरी क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन को झुंझला देती थी, क्योंकि वो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में रूस के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस तनाव की एक झलक 1994 के शुरू में देखने को मिलती है, जब बिल क्लिंटन मॉस्को के रास्ते में थे।
उन्होंने कीव एयरपोर्ट पर रुककर यूक्रेनी प्रेसिडेंट क्रावचोक से छोटी सी मुलाकात की। क्रावचोक ने अपने कुछ सवाल रखे तो क्लिंटन ने चेतावनी दे दी कि अगर डील से पीछे हटे तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद सबसे अहम तारीख आती है दिसंबर 5, 1994। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के अलावा ब्रिटेन के हेड ऑफ स्टेट्स जमा होते हैं। यहां समझौते पर साइन होना था, लेकिन रूस आखिरी मौके पर अड़ गया। उसका कहना था कि यूक्रेनी संसद ने जो प्रस्ताव पास किया है उसके मुताबिक वो इन हथियारों का मालिक है, लेकिन उसे ये दावा छोड़ना होगा। रूस की बात मान ली जाती है। यूक्रेन ने एक नॉन न्यूक्लियर पावर के तौर पर एनपीटी पर साइन किए और तय हो गया कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं रहेंगे। उस रात की एक खास बात रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन का उतावलापन भी था। अमेरिकन जर्नलिस्ट टेलर ब्रांच ने अपनी किताब द क्लिंटन टेप्स में लिखा है कि कैसे येल्त्सिन बार बार समझौते पर साइन करने में जल्दबाजी दिखा रहे थे, क्योंकि इसके बाद उन्हें क्लिंटन के साथ डिनर पर जाना था। खैर, बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन हुआ, जिसमें तय किया गया कि यूक्रेन अपने परमाणु हथियार रूस को दे देगा और रूस इसके बदले उसे सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए फ्यूल देगा। लेकिन इस समझौते की सबसे खास बात थी कि अमेरिका, रूस और ब्रिटेन यूक्रेन को सुरक्षा का भरोसा देंगे। ख्याल रहे, गारंटी नहीं, भरोसा यानी एश्योरेंस। यूक्रेन समझ रहा था कि सुरक्षा पक्की हो गई और भविष्य में उस पर किसी तरह का हमला होता है तो अमेरिका, रूस और ब्रिटेन अपनी सेना भेजकर उसकी मदद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने सिर्फ सिक्योरिटी एश्योरेंस दिए, एक तरह का राजनीतिक वादा, सैनिक सहयोग नहीं। असल में यह सारा हेर फेर हुआ दो शब्दों की वजह से, गारंटी और एश्योरेंस। बुडापेस्ट मेमोरेंडम के यूक्रेनी वर्जन में जो वर्ड इस्तेमाल हुआ वो था हागंती। इंग्लिश में इसका मोटा मोटी मतलब होता है गारंटी, यानी इसे तोड़ने पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इंग्लिश वर्जन में एश्योरेंस शब्द का इस्तेमाल हुआ, यानी भरोसा या आश्वासन, कोई कानूनी बाध्यता नहीं। यूक्रेन में अमेरिकी एम्बेसडर रह चुके और पूरे प्रोसेस को नजदीक से देखने वाले स्टीवन पाइफर ने कई बार लिखा है कि शब्दों को बहुत समझबूझ कर चुना गया, क्योंकि अमेरिका रूस के साथ किसी सैनिक टकराव में उलझना नहीं चाहता था। तो मतलब यह हुआ कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है और उसके खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव आता है तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होने की वजह से वो खुद इस प्रस्ताव को वीटो कर देगा। यानी यूक्रेन को जिस तिजोरी की चाबी पकड़ाई गई थी उसे पता ही नहीं था कि वो खाली है। बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर साइन होने के बाद यूक्रेन ने अपने परमाणु वारहेड्स ट्रेनों में भरकर रूस भेज दिए। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर विमानों को कबाड़ में बदल दिया गया और खतरनाक मिसाइलों में कंक्रीट भर दी गई। लेकिन 10 साल के अंदर समझौते के इन दो शब्दों की अहमियत सामने आ गई। साल 2003 में रूस ने टुजला आइलैंड पर अधिकार जमा लिया, जिस पर यूक्रेन के साथ उसका विवाद चल रहा था। बुडापेस्ट मेमोरेंडम टूट चुका था, लेकिन किसी ने इस तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। फिर 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन मदद की मांग करता रहा, दुनिया देखती रही। मामला यूनाइटेड नेशंस पहुंचा। यूक्रेन ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम की दुहाई दी तो रूस ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया। व्लादिमीर पुतिन ने अजीब तर्क दिया, कहा कि 2014 की यूक्रेनी क्रांति के बाद ये एक नया देश बन गया है और उनके देश ने इस यूक्रेन के साथ समझौता किया ही नहीं था। यानी उन्होंने बुडापेस्ट समझौते को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। और फिर 24 फरवरी 2022 रूस ने यूक्रेन पर सीधा हमला कर दिया। युद्ध के दौरान कई बार उसी रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले की भी धमकी दी, जिसने उसके साथ बुडापेस्ट में समझौता किया था। वेस्टर्न कंट्रीज भी धीरे धीरे यूक्रेन से पल्ला झाड़ने लगे और अमेरिका तो सीधे सीधे उसे डरा चुका है। वही अमेरिका जिसके दबाव में यूक्रेन ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन किया था। यूक्रेन में आज बुडापेस्ट मेमोरेंडम को एक भारी गलती के तौर पर देखा जाता है। इस पर साइन करने वाले उस वक्त के यूक्रेनी प्रेसिडेंट लियोनिड कुचमा कहते हैं कि हमें धोखा दिया गया और हमें बिना पक्की गारंटी के हथियार नहीं छोड़ने चाहिए थे। अभी हाल ही में राष्ट्रपति क्लिंटन ने भी अफसोस जताया और कहा कि उन्हें इस बात का मलाल है कि उन्होंने यूक्रेन को परमाणु हथियार छोड़ने के लिए रजामंद किया। आज जब दुनिया हथियारों की होड़ खत्म करने की बात करती है, बुडापेस्ट मेमोरेंडम एकदम अलग तस्वीर दिखाता है।
यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में धोखे और खुदगर्जी की मिसाल है, जो बताता है कि कागज पर चाहे कितने भी वादे हो जाएं, ये सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। या यूं कहें कि पावर इज पावर, इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। और आज पूरी दुनिया यही सबक सीख रही है। नमस्कार।